सामाजिक विधान पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि सामाजिक विधान का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, समझते हैं। देखो, सामाजिक विधान का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विधान लिखा हुआ है, और विधान का मतलब क्या होता है, कानून, है ना। विधान का मतलब क्या समझेंगे हम, कानून से जोड़ेंगे। विधान को किससे जोड़ेंगे, कानून से जोड़ेंगे, है ना। और कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो जब कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाए, है ना, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो सामाजिक बुराइयों को दूर करें, क्या करें, सामाजिक बुराइयों को दूर करें। मतलब कानून कैसा बन रहा है, जो क्या कर रहा है, सामाजिक बुराई को दूर कर रहा है और सामाजिक विघटन को रोक रहा है। समाज में जो विघटन हो रहा है उसको रोक रहा है। तो जब सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और सामाजिक विघटन को रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, उसे ही सामाजिक विधान कहते हैं। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक बदलाव के रूप में सामाजिक विधान को समझाइए। तो सामाजिक बदलाव तो इसी से जोड़कर लिखना है। जैसे समाज में निवासरत लोगों के अंतःक्रिया का परिणाम होती है। और अंतःक्रिया कैसे होता है, तो अंतःक्रिया का तात्पर्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोगों का, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करने से। और जब लोग एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करेंगे तभी समाज का निर्माण होता है। लेकिन ये संपर्क अगर सहयोग की भावना से है ना, ये संपर्क अगर सहयोग की भावना से है तो क्या होगा, समाज विकसित होगा। लेकिन अगर यही संपर्क एक दूसरे के टांग खींचने के लिए हो, समझ रहे हो, समाज में क्या होने लग जाए, संघर्ष होने लग जाए, तब सामाजिक बुराइयां जन्म लेती है। और उस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक विधान की जरूरत पड़ती है ना। तो इस पेपर 7 के भाग 1 का जो पहला टॉपिक है भारतीय समाज, उससे ये किस तरह से रिलेट हुआ समझ में आ गया। उन सामाजिक नेगेटिव रेफरेंस जो हम लेके चल रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट, सामाजिक बुराई जो है, उन्हीं को दूर करने के लिए सामाजिक विधान की जरूरत पड़ती है। यही इसके अर्थ में आप लिख सकते हैं। अर्थ के बाद परिभाषा देखना है हमको कि सामाजिक विधान का परिभाषा क्या है। तो परिभाषा के लिए आप सीधा देखिए योजना आयोग क्या बोलता है। योजना आयोग के अनुसार सामाजिक विधान का परिभाषा ये है, जो भी कानून हमारे देश में प्रचलित है, ठीक है, वर्तमान प्रचलित कानून और समाज में कानूनों की जो आवश्यकता है ना, उसका दूरी को कम करना, मतलब जो भी आवश्यकता है उसके लिए कानून बनाना, यही सामाजिक विधान का परिभाषा है योजना आयोग के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमको अर्थ समझ में आ गया कि सामाजिक विधान का अर्थ कैसा है। इसको हमने भारतीय समाज से जोड़कर देख लिया। परिभाषा हमको समझ में आ गया। अब हमको समझना है सामाजिक विधान के उद्देश्य, कि सामाजिक विधान का उद्देश्य क्या है, ये क्या क्या करता है। तो सामाजिक विधान के उद्देश्य में सबसे पहला चीज है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। तो सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन है, दूसरा इसके अर्थ से ही इसका उद्देश्य बन सकता है सामाजिक बुराइयों को दूर करना, ये इसका एक उद्देश्य है। सामाजिक विघटन को रोकना, यह भी सामाजिक विधान का क्या है, उद्देश्य है, समाज के विघटन को रोकना। सामाजिक न्याय की स्थापना करना, वंचित वर्गों का संरक्षण, चलिए देखते हैं। उद्देश्य में सबसे पहला है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। ये कैसे, तो जैसे पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, पहले से अनुमान लगाना कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए क्या कर लेना, अधिनियम बनाना। जैसे
जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो हमने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया, है ना, ताकि हिंदू में जो भी विवाह में जो भी विवाद खड़े होते हैं, विवाह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो क्या हो सके, फ्यूचर में अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, है ना, प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी, उसके लिए वो प्रॉब्लम को पहले से सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया। मतलब सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने क्या ले आया, परिवर्तन ले आया, सामाजिक विधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद सामाजिक बुराइयों को दूर करना, तो सामाजिक बुराई सामाजिक विधान के माध्यम से ही सामाजिक बुराइयाँ दूर होती है। जैसे अगर स्वतंत्रता के पूर्व किसी अधिनियम की हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा सती अधिनियम, सती निवारण अधिनियम 1829 में राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने विलियम बेंटिक को कहकर ये अधिनियम लाया, है ना, ताकि क्या हो सके, समाज में जो भी बुराई है, सती को लेकर जो बुराई है वो क्या हो सके, दूर हो सके, है ना। तो ये इसके एक उद्देश्य में हमको दिखता है, सामाजिक बुराइयां दूर होती हैं सामाजिक विधान से। सामाजिक विघटन को रोकना, है ना, सामाजिक विघटन को रोकना, सामाजिक न्याय मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय की स्थापना करना, वंचित वर्गों का संरक्षण करना, ये सब इसके क्या हैं, उद्देश्यों में। अन्य उद्देश्यों में अगर देखें कुछ अलग, तो सामाजिक संघर्षों पर विराम, कैसे लगाना सामाजिक संघर्षों पर विराम, जैसे समाज में एक दूसरे को खींचने, एक दूसरे को पीछे करना, किसी को आगे बढ़ने ना देना, इसी को सामाजिक संघर्ष कहा जाता है ना। तो सामाजिक विधान के माध्यम से क्या करना है, इसको रोक लगाना इस पर, यह भी इसके एक उद्देश्य में शामिल है। ठीक है, तो अन्य उद्देश्यों में सामाजिक संघर्षों पर विराम, जैसा डिमांड होगा वैसा विधान, वैसा कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा डिमांड है, जैसा ज़रूरत है वैसा कानून बनाएंगे, ये इसके उद्देश्य हो गए। ठीक है, उद्देश्य के बाद हमको क्षेत्र देखना है कि सामाजिक विधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सामाजिक विधान की ज़रूरत पड़ती है। पहला है शोषण के शिकार संबंधी विधान। तो जहाँ भी शोषण, महिला, बच्चे, वृद्ध, अनुसूचित जातियाँ जिनका शोषण होता है ना, जो शोषण के शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, होते हैं, उनको रोकने के लिए सामाजिक विधान बनाने की ज़रूरत है। तो ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है अशक्त संबंधी। अशक्त मतलब इसके अंतर्गत हम किसको लेंगे, दिव्यांग, वृद्धजनों को, बच्चों को, है ना, दिव्यांगजनों को, है ना, जो सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को लेंगे। ठीक है, तीसरा विचलित व्यवहार संबंधी विधान। ऐसे लोग जो बाल श्रम, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति ऐसे में लिप्त हैं, उनके लिए भी कानून बनाने की ज़रूरत है, वो भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चौथा है निराश्रित व्यक्तियों संबंधी, निराश्रित व्यक्तियों से संबंधी विधान। इनमें कौन लोग आएंगे, तो ऐसे लोग जिनके पास आश्रय नहीं है, वृद्धजन हो गए, देवदासी, भिखारी, कुष्ठ रोगी, जिनको कोई आश्रय नहीं देता है, तो ये भी जो है निराश्रित व्यक्ति जो हैं, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक विधान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पांचवा है धार्मिक संप्रदाय संबंधी विधान। ऐसे धार्मिक संस्थान या न्यास, है ना, जहाँ पर ज़रूरत है विधान की, वहाँ पर भी जो है सामाजिक विधान बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। छठवा है असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार किन लोग करते हैं, जो मानसिक रूप से क्या हो, विक्षिप्त हो।
तो मानसिक रूप से विक्षिप्त जो व्यक्ति हैं, जो असमान व्यवहार दर्शाते हैं या करते हैं, उनसे संबंधित जो विधान होंगे वो भी इनके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक विधान के अंतर्गत। अगला है सामाजिक व्यवस्था नियमन संबंधी, मतलब ऐसे विधान जो सामाजिक व्यवस्था को बनाकर रखे, जैसे कारखाना अधिनियम 1948। इसके बाद अर्थ परिभाषा, उद्देश्य और क्षेत्र के बाद हमको प्रकार देखना है कि सामाजिक विधान के प्रकार कैसे कैसे। तो सामाजिक विधान के दो प्रकार हैं, एक जो अलिखित है और एक जो लिखित है। अलिखित विधान को प्राचीन विधान कहा जाता है, मतलब प्राचीन समय में जो विधान बनते थे वो अलिखित होते थे। आधुनिक विधान लिखे हुए हैं। अब प्राचीन विधान में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपरा, समझ रहे हो, ये अलिखित है, प्राचीन विधान है। जो भी प्रथाएं चली आ रही है वो कहीं लिखित होना है। और आधुनिक विधान, तो सबसे पहले तो सती निवारण अधिनियम 1829, ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं जो लिखे हुए हैं, है ना। और लिखित रूप से जो अधिनियम है उसको आधुनिक विधान कहा जाता है। तो इस तरह से हमको प्रकार समझ में आ गया। सामाजिक विधान के दो ही प्रकार हैं, प्राचीन विधान और आधुनिक विधान। प्राचीन विधान जो है अलिखित रूप से है और आधुनिक विधान लिखित रूप से लिखे हुए हैं। क्लियर? तो प्रकार भी हमने पढ़ लिए। सामाजिक विधान के प्रकार के बाद हमको इसको दो भागों में बांटना होगा कि स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन से विधान बनाए गए और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से विधान बनाए गए। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व में सबसे पहला आएगा सती निवारण अधिनियम 1829। तो भाई अब ये सती निवारण अधिनियम 1829 क्या था, क्यों लाया गया, किसके थ्रू लाया गया, देखते हैं। तो सती निवारण, सती क्या होता था? तो सती ये होता था कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को भी उसी के साथ मरने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस बुराई को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से सती प्रथा निवारण अधिनियम जो है 1829 में लाया गया है ना। इसके बारे में आप डिटेल जो है लिख सकते हो ऐसा कि सती क्या था, किसने लाया, है ना, और इस बुराई पर रोक भी जरूरी था। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाने की क्या ज़रूरत थी? ताकि जो भी विधवा हो रहे, है ना, अगर विधवा हो जाती है कोई स्त्री तो उसको समाज में फिर से सम्मान मिल सके, है ना, पुनर्विवाह का उसको ऑप्शन मिल सके ताकि उसका सम्मान फिर से क्या हो सके, समाज में वैसा ही मिल सके। इसलिए ये अधिनियम लाया गया। इसके बाद जो अधिनियम है 1829 में सती निवारण अधिनियम लाया गया और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में लाया गया, 100 साल बाद। बस इसके बारे में समझना है, नाम से स्पष्ट है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का मतलब क्या है? इसका मतलब बचपन में जो विवाह कर देते थे, बाल विवाह जो होते थे, हरविलास शारदा का नाम सुनेंगे आप ना। हरविलास शारदा जो है, इनके प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया 1929 में, जिसके तहत लड़के और लड़कियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष कर दी गई, है ना।
उससे भी पहले शादी हो जाता था। मतलब लड़कों का 18 से पहले और लड़कियों को 14 से पहले शादी हो जाता था। लेकिन जब ये अधिनियम लाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम, हरविलास शारदा के प्रयासों से, तब उम्र क्या कर दिया गया, 18 और 14। इसके बाद हमको देखना है हिंदू विधवा स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937। ये किस लिए होगा? तो नाम से स्पष्ट है कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित ना किया जाए, है ना। उसके पति का जो अधिकार था संपत्ति का, उस पर उसको क्या मिले, अधिकार, है ना। उसके पति का जो भी संपत्ति होगा उस पर क्या मिले, उसको अधिकार मिले। इसलिए ये अधिनियम लाया गया 1937 में। स्वतंत्रता के बाद अधिनियम को देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो लाया गया, हमने लाया हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसके बाद दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लाया गया। क्यों लाएंगे? ताकि दहेज प्रथा को क्या किया जा सके, रोका जा सके। सामाजिक विधान का काम क्या है? सामाजिक बुराइयों को दूर करना। दहेज प्रथा को रोका जा सके, इसलिए दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लाया गया। इसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये क्यों लाया गया होगा? ताकि किसी स्त्री को उसके संपत्ति से वंचित ना किया जा सके, है ना। अगर किसी का पति जो है या कोई व्यक्ति, मृत्यु हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके संपत्ति पर उसकी माता, उसकी पत्नी और उसके पुत्रियों को क्या मिल सके, अधिकार मिल सके। इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या लाया गया, 1956। इसके बाद हिंदू दत्तक ग्रहण, इसका मतलब क्या होता है, गोद लेना, एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में ही लाया गया ये अधिनियम। इसमें जब हम गोद लेते हैं ना, किसी को भी अगर गोद लेते हैं, तो इसमें लड़कों को गोद लेने के साथ साथ लड़कियों को भी गोद लेने का जो है प्रावधान किया गया कि अब से आप क्या कर सकते हैं, लड़कियों को भी गोद ले सकते हैं। तो इस तरह से अधिनियम हमने पढ़ लिए। स्वतंत्रता के पूर्व कुछ अधिनियम, स्वतंत्रता के बाद कुछ अधिनियम, 2 नंबर या 4 नंबर में लिखने को आ सकता है। ठीक। इसके बाद अधिनियमों के बाद हमको सामाजिक विधान के प्रभाव देखने हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो जो इसका उद्देश्य है वही उसके प्रभाव बनेंगे। कैसे, देखते हैं। जो इसके उद्देश्य है वही क्या बनेंगे, इसके प्रभाव बनेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव, उद्देश्यों को देखते देखते ही हम लिख सकते हैं, सामाजिक बुराइयां दूर हुई। इसका क्या प्रभाव पड़ा कि सामाजिक बुराइयां, सामाजिक विधान मतलब सामाजिक बुराइयों को लेकर ही आपको पूरा लिखना है। सामाजिक बुराइयां क्या हुई, दूर हुई। जैसे सती प्रथा अधिनियम हमने लाया, है ना, इससे क्या हुआ, सती पर रोक लगा। दहेज प्रथा अधिनियम लेके आया, इससे क्या हुआ, दहेज पर रोक बहुत हद तक क्या हो सका, अंकुश लग सका। ठीक है। उत्तराधिकार अधिनियम हमने लेके आया ताकि स्त्रियों को भी क्या मिल सके, संपत्ति पर अधिकार मिल सके। अगला इसके प्रभाव क्या पड़े, विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हुआ। देखते हैं ना, होता है आजकल विवाह। छुआछूत पर प्रतिबंध लग सका। अगला आदिवासियों को संरक्षण मिला। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिला। महिलाओं को विभिन्न अधिकार मिले, जैसे तलाक का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार, ये सब। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो सामाजिक विधान है, इस टॉपिक को 5-6 पार्ट में हमको बांटना था। अर्थ क्या होता है, परिभाषा, सामाजिक विधान का उद्देश्य आपको समझ में आया, विधान के बाद उसके क्षेत्र कौन से हुए, स्वतंत्रता के पूर्व क्या अधिनियम बनाए गए, स्वतंत्रता के बाद कौन से अधिनियम बनाए गए और उसका प्रभाव क्या पड़ा।